नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्ले ऑफ जुरिस्डिक्शन है, यानी अगर कोई प्रतिवादी यह सवाल उठाता है या ऑब्जेक्शन करता है कि जिस कोर्ट ने यह सूट या केस को ट्राई किया या ट्राई कर रहा है उसको जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्षेत्राधिकार नहीं है, तो क्या स्टेज होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्षेत्राधिकार कितने प्रकार के होते हैं? क्षेत्राधिकार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट मैटर, जो कि किसी कोर्ट के सब्जेक्ट मैटर से डील करता है, जो कि किसी स्पेसिफाइड एक्ट या स्टैट्यूट द्वारा स्पेसिफाइड है। दूसरा होता है टेरिटोरियल, जो उसकी लोकल लिमिट्स की बात करता है। और तीसरा होता है पेक्यूनरी, जो कि उसकी वैल्यूएशन ऑफ सूट की बात करता है। तो हम जानते हैं कि इस स्टेज ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन ये किन विधिक प्रावधानों में दिया गया है। विधिक प्रावधानों की बात करें तो सेक्शन 21 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सेक्शन 331 1A ऑफ यूपी ZAR एक्ट, यूपी जमींदारी एबोलिशन लैंड रिफॉर्म एक्ट, जो कि अब यूपी रेवेन्यू कोड हो गया है, सेक्शन 206 का सब क्लॉज 3, और तीसरा जो कि सेक्शन 11 ऑफ सूट वैल्यूएशन एक्ट। जहाँ टेरिटोरियल सेक्शन 21 की बात करें तो यह 3 चीज़ों के बारे में बात करता है। इसका पहला सब सेक्शन बात करता है कि टेरिटोरियल के बारे में, दूसरा बात करता है पेक्यूनरी के बारे में, और तीसरा बात करता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के ऑब्जेक्शन के बारे में। तो एक फ़िलॉसफी है हमारे न्यायिक प्रक्रिया में कि विजिलेंट, जिसको अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना है, जिसको अपने अधिकार की प्राप्ति करनी है, उसे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि लॉ भी किसी स्लीपिंग आदमी को, किसी अपने अधिकारों के ऊपर सोने वाले आदमी को लॉ भी मदद नहीं करती है। तो इसी फिलॉसफी के साथ बनाया गया है कि आपको कोई चीज़ें ऑब्जेक्ट करनी है तो उसे आप अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ऑब्जेक्ट करें। इसके पीछे एक मंशा होती है कि कोर्ट का टाइम बहुत प्रेशियस होता है और उसे हम लोग फिजूल की टेक्निकलिटीज़ में नहीं बांध सकते हैं। इसी प्रकार ये भी होता है कि अगर कोई ऑनेस्ट लिटिगेंट है जो कि बोनाफाइडली वे में प्रोसीड कर गया, उसे नहीं पता था कि टेरिटोरियल और पेक्यूनरी की लिमिट्स इस कोर्ट में है कि नहीं, और वो बोनाफाइडली प्रोसीड कर गया, तो उसको भी हेल्प करने के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। तो ये सब फिलॉसफी है जो कि सेक्शन 21 को कवर करती है। और सेक्शन 21 क्या कहता है? सेक्शन 21 कहता है कि नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सोइंग शैल बी अलाउड, मतलब टेरिटोरियल ऑब्जेक्शन, unless by the appellate or revisional court, unless it was taken at the court of first opportunity, and in cases where settlement issues are settled at and before such settlement। मतलब कि कोर्ट को या अगर अपलेट रिविजनल कोर्ट में तब तक नहीं अलाउ होगा जब तक वह ट्रायल कोर्ट में या फिर फर्स्ट इंस्टेंस के कोर्ट में अलाउ ना हो किया गया हो, में रेज नहीं किया गया हो, ठीक है, तब तक वो अलाउ नहीं होगा रिवीजन या अपील लेवल पे। या फिर जो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होने वाले हैं तो इश्यू के सेटलमेंट के पहले इसको रेज करना होगा। और दूसरा इसमें एक प्रोवाइजो है कि कंसिक्वेंशियल फेलियर ऑफ जस्टिस, मतलब कि अगर कोई कंसिक्वेंशियल फेलियर ऑफ जस्टिस है कि अगर उस प्ली को एंटरटेन ना किया जाए और बहुत ही फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा, तब वह जो ऑब्जेक्शन अप्लाई हो सकता है, अलाउ हो सकता है। इसके अलावा इसके सेक्शन 2 में रिगार्डिंग पेक्यूनरी जुरिडिक्शन की बात की गई है कि नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट विद रेफरेंस टू द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ अ जुरिडिक्शन शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस सच डायरेक्शन ऑब्जेक्शन वाज टेकन एट द फर्स्ट इंस्टेंस at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled at or before such settlement and unless there has been consequential failure of justice। तो सेम चीज़ें उतार दी गई हैं और सेम चीज़ें एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के जुरिडिक्शन के ऑब्जेक्शन के बारे में भी लिखा गया है। नो ऑब्जेक्शन एज टू द competence of the executing court with reference to the local limits of his jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the executing court at the earliest possible opportunity and in all cases
where issues are settled at or before such settlement and unless there has been a consequential failure of justice. Means बात यही है कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे प्रतिवादी को अपने अधिकारों के बारे में सजग रहना पड़ेगा, उसे अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी उठाना पड़ेगा। अगर वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे उठाता है और कोर्ट उसको डिनाई कर देती है, तब वो उस बात को ऊपर उठा सकता है। लेकिन अगर उसने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ना उठाया हो, तब वो आगे जाके उसे क्लेम नहीं कर सकता। ये बार है सेक्शन 21 का। इसके पीछे की मंशा वही विधिक शास्त्रीय प्रमेय है कि आपको कोर्ट का समय जाया नहीं करना है, टेक्निकलिटीज़ में नहीं फंसाना है कोर्ट में। अगर काम मेरिट पर हुआ है तो उसके मेरिट का सम्मान होना चाहिए कोर्ट का, और टेक्निकलिटीज़ में ना उलझकर और किसी ऑनेस्ट लिटिगेंट को बचाने के लिए, ऑनेस्ट लिटिगेंट को सेव करने के लिए, न्याय की मेंस एंड्स ऑफ जस्टिस को फुलफिल करने के लिए इस प्रावधान को रखा गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेक्शन 206 ऑफ 3 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट, इसमें भी आपको बताया गया है कि रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। लेकिन इस सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन को बहुत ही सीरियस माना गया है, क्योंकि यह माना गया, हेल्सबरी ने भी कहा है कि सब्जेक्ट मैटर के बियॉन्ड जाकर किसी कोर्ट द्वारा दिया गया डिक्री वह नलिटी है। और ये मंशा भी होनी चाहिए, अगर किसी कोर्ट को कॉम्पिटेंट ही नहीं था सब्जेक्ट मैटर, तब वो ट्राई कर दिया तो एक इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिडिक्शन है, और ये क्रॉस फॉल्ट है जो कि किसी भी कोर्ट द्वारा की गई है वो, अगर उसने सब्जेक्ट मैटर के अगेंस्ट जाकर कोई जजमेंट दे दिया हो। ठीक है, तो इसके अलावा जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के लॉज हैं जो कि बताए गए हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के लॉज भी बताए गए हैं, जिसमें कि ये है कि इफ़ द एरर इज कमिटेड बाय द कोर्ट इन एक्सरसाइजिंग द जुरिडिक्शन in respect of pecuniary or territorial, the decision so given will not be valid. It will be considered an irregular exercise of jurisdiction. No doubt, party has right to raise the issue, but at the earliest possible time, and once proceeded with the matter and given the decision, the same cannot be raised at appellate stage. तो ये केसेस हैं जो दिए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये पॉलिसी ऑफ सेक्शन 21 यही होता है कि when a case had been tried by the court on merits and the judgment rendered, it should not be liable to be reversed purely on technical grounds unless it has resulted in the failure of justice, and the policy of legislature has been to treat objections to both territorial and pecuniary jurisdiction as technical and not open to consideration by an appellate court unless there has been a prejudice to justice. मतलब ये टेक्निकल ऑब्जेक्शंस हैं। टेक्निकल ऑब्जेक्शंस, कोर्ट को टेक्निकल मामलों में नहीं उलझना चाहिए। ठीक है, कोर्ट को हमेशा मेरिट्स पे देखना चाहिए। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि एक और चीज़ माना जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या है कि इफ़ द डिफेंडेंट अलाउज द ट्रायल कोर्ट टू प्रोसीड टू डिसाइड द मैटर विदाउट रेजिंग एन ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग एंड टेक्स द चांस ऑफ ए verdict, it means he is clearly giving up the objection, so he will not be permitted to raise it subsequently. It can be said that the long and continued participation by the defendant in the proceeding without any objection may in the relevant case equal to waiver of objection. इसके अलावा आपने देखा कि मतलब अपलेट और रिविजनल कोर्ट किसी भी ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेगी जब तक वह ट्रायल कोर्ट में ना लिया गया हो, और या फिर अगर कोर्ट समझती है कि अगर उसको इंटरटेन ना करें तो कंसिक्वेंशियल फेलियर ऑफ जस्टिस होगा। लेकिन सब्जेक्ट मैटर के बारे में अगर बात करें तो सब्जेक्ट मैटर में जो कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट है टू ट्राई ए केस, सब्जेक्ट मैटर ये वेरी स्ट्राइक करता है रूट पे, ये वेरी डिक्री की सैंक्टिटी पे सवाल उठाती है। लेकिन टेरिटोरियल और पेक्यूनरी ये टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन जो कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर ये टोटली डिग्निटी ऑफ द जुरिडिक्शन पे सवाल उठाती है, और ये इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिडिक्शन है, इसलिए इसके बारे में अलग ही नियम प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अलावा लेकिन सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर, इफ द कोर्ट डज नॉट पास द सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन एज जजमेंट ऑर्डर डिक्री इज totally null and void, and this decree can be set aside in appeal, review and revision.
उसके अलावा जो किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान के केस में कहा गया है कि objection to territorial jurisdiction and pecuniary jurisdiction is different from an objection to jurisdiction over the subject matter. An objection to the want of jurisdiction, territorial jurisdiction does not travel to the root or the inherent lack of jurisdiction of civil court. इसी प्रकार लेकिन अगर सब्जेक्ट मैटर का ऑब्जेक्शन है तो वो ट्रैवल टू द रूट ऑफ द जुरिडिक्शन एंड इट इज़ द इनहेरेंट लैक ऑफ पावर. हर्षद चिमनलाल मोदी में भी कोर्ट ने कहा है कि ऑब्जेक्शन टू टेरिटोरियल एंड पेक्यूनरी जुरिडिक्शन हैज़ टू बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इफ नॉट रेज्ड एट द अर्लीस्ट इट कैन नॉट बी अलाउड एट द सब्सिक्वेंट स्टेजेस. इसी प्रकार हसम अब्बास सैयद वर्सेस उस्मान अब्बास सैयद में कहा गया है कि वी मे हाउएवर hasten to add that a distinction must be made between a decree passed by a court which has no territorial or pecuniary jurisdiction in the light of section 21 of CPC and a decree passed by a court having no jurisdiction in regard to subject matter of the suit. Whereas in former case the subject court may not interfere with the decree unless prejudice is shown, ordinarily the second category of cases ordinarily we interfere with. इसी प्रकार मंटू सरकार वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में कहा गया है कि a distinction however must be made between a jurisdiction with regard to subject matter of the suit and that of territorial and pecuniary jurisdiction, whereas in case falling in the former category the judgment would be a nullity, in the latter it would be not. It is not the case where the tribunal had no jurisdiction in relation to subject matter of the claim. In our opinion, the courts would not have very afference of prejudice on the part of the first respondent entertain the appeal. इस प्रकार आप देखते हैं कि सब्जेक्ट मैटर के केस में डिफरेंट सिनेरियो है और पेक्यूनरी टेरिटोरियल में डिफरेंट सिनेरियो है. अगर सब्जेक्ट मैटर के केस में कुछ लैकिंग है तो इसको आप कभी भी उठा सकते हो. इवन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द सेकेंड लेवल के स्टेज पे भी आप इस प्ली को उठा सकते हो. एट द अपीलेट लेवल भी आप फर्स्ट टाइम उठा सकते हो, रिविजनल लेवल पे भी फर्स्ट टाइम उठा सकते हो. लेकिन अगर वही टेरिटोरियल और पेक्यूनरी है तो ये टेक्निकल बातें हैं और टेक्निकल बातों को आपको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर उठाना पड़ेगा, क्योंकि लॉ की मंशा है कि ये विजिलेंट को ही मदद करती है. लॉ किसी सोए हुए आदमी को मदद नहीं करती है. इसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या यह एग्जीक्यूशन के लेवल पर भी इसको एंटरटेन किया सकता है, तो ठीक है. इसमें भी बात यही है कि सब्जेक्ट मैटर अगर किसी ट्रायल कोर्ट का, किसी अगर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का सब्जेक्ट मैटर ही नहीं था, तब उसे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में यह सवाल को उठाया जा सकता है कि जिस कोर्ट ने ये डिग्री पास किया था उसके पास तो सब्जेक्ट मैटर था ही नहीं, तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा. ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर के बिना कोई भी डिग्री नल एंड वॉइड होती है. तो अगर नल एंड वॉइड है तो उसका एग्जीक्यूशन भी नहीं हो पाएगा. तो इसमें वसुदेव धनिजभाई मोदी वर्सेस राजाभाई अब्दुल रहमान में कहा गया कि ए कोर्ट एग्जीक्यूटिंग ए डिग्री कैन नॉट गो बिहाइंड डिग्री बिटवीन द पार्टीज और द रिप्रेजेंटेटिव. इट मस्ट टेक द डिग्री अकॉर्डिंग टू टेनर एंड कैन नॉट एंटरटेन एनी ऑब्जेक्शन दैट द डिग्री वॉज इनकरेक्ट इन लॉ और फैक्ट्स until it is satisfied by the objection that the decree was incorrect in law or non facts, until it is satisfied by the appropriate proceeding in appeal or revision. A decree, even if erroneous, is binding between parties. If the decree is on the face of record without jurisdiction, the face of record without jurisdiction, without subject matter jurisdiction, and the question does not relate to territorial and or section 11 of Suit Valuation Act, the objection to jurisdiction of the court to make the decree may be raised, where it insists to investigate facts in order to determine whether the court has passed a decree and has no jurisdiction to entertain and try, the jurisdiction cannot be raised in the execution proceeding. ठीक है, मतलब यही है कि एग्जीक्यूशन के लेवल पे इस ऑब्जेक्शन को रेज किया जा सकता है अगर कोर्ट के पास वह डिसाइड करने के लिए क्षेत्राधिकार सब्जेक्ट मैटर ही नहीं था, तब वह एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के सामने भी उसे रेज किया जा सकता है. क्योंकि जब सब्जेक्ट मैटर के बिना दिया गया डिग्री नलिटी है तो इसे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में भी रेज किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के एपेक्स कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट की बात करें तो स्नेहलता गोयल वर्सेस पुष्पलता एंड अदर्स में स्कोप ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 47 ऑफ CPC एट एग्जीक्यूशन लेवल ऑफ फैक्चुअल मैट्रिक्स में क्या क्या मतलब देखा गया है. इसमें यह बताया गया है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिग्री एंड इफ द ऑब्जेक्शन एज टू द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू पास द डिग्री डज नॉट अपीयर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड and requires examination of the question raised and decided at trial which could have been raised, the executing court will have no jurisdiction to entertain an objection as to the validity of decree on the ground of the jurisdiction. ठीक है, अगर टेरिटोरियल और पेक्यूनरी है या फिर अगर टेक्निकल मामले हैं,
However, the Honorable High Court has come to the conclusion that executing error was in error in holding that it lacked jurisdiction to entertain the objection as to the validity of the decree on ground of absence of territorial jurisdiction. However, the apex court upheld the view taken by executing court and held that where the defect in jurisdiction is of kind which falls under section 21 the territorial, pecuniary or section 11 of Suit Valuation Act 1887, an objection to jurisdiction cannot be raised except in manner and subject to conditions specified therein. ठीक है. An objection as to the territorial jurisdiction is different from an objection to the subject matter. An objection to the want of territorial jurisdiction does not travel to the root of the case or inherent lack jurisdiction of the suit will to entertain the suit. मतलब सब्जेक्ट मैटर का जो वो है ऑब्जेक्शन है वो डजंट ट्रैवल, ये ट्रैवल करता है रूट ऑफ द केस, इस सैंक्टिटी ऑफ द केस को डिटरमाइन करता है. मतलब कोर्ट के पास वो इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिडिक्शन था. ठीक है, कोर्ट ये काम कर ही नहीं सकता था. लेकिन अगर वही टेरिटोरियल और पेक्यूनरी का ऑब्जेक्शन है तो इट डजंट ट्रैवल टू द रूट ऑफ द केस. ठीक है, ये इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिडिक्शन को सोल्व नहीं करता है. और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन 11 ऑफ सूट वैल्यूएशन एक्ट क्या बोलता है. सेक्शन हम लोग सूट वैल्यूएशन एक्ट कहता है कि रिलेट्स टू द ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग जुरिडिक्शन ऑफ वैल्यूएशन. मतलब पेक्यूनरी जुरिडिक्शन किसी कोर्ट को नहीं है तो उसको डिसाइड करने के लिए ये सेक्शन 11 है. इसमें भी यही बताया गया कि ऑब्जेक्शन शुड बी टेकन एट द फर्स्ट इंस्टेंस अनलेस देयर हैज़ बीन प्रेजुडिस affected to the disposal of the suit. मतलब अगर कम क्षेत्राधिकार था और वहाँ पर उस कोर्ट को रेज कर दिया गया, ठीक है, तब भी वहाँ पे प्रेजुडिशली अफेक्टेड द डिस्पोजल ऑफ द सूट. ठीक है, अगर मतलब कॉन्सिक्वेंस फेलियर ऑफ जस्टिस होता है तो भी आप इसे कह सकते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि 3 प्रकार के जुरिडिक्शन होते हैं, सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल और पेक्यूनरी. तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर की बात हुई तो वो सीरियस मैटर है, और जहाँ पेक्यूनरी और टेरिटोरियल है ये टेक्निकल मैटर्स हैं. टेक्निकल मैटर्स में कोर्ट ज़्यादा फंसना नहीं चाहती है, कोर्ट का काम बहुत कीमती होता है, इसलिए कोर्ट जो है वो ज़्यादा इसमें मामलों में फंसती है. जबकि अगर सब्जेक्ट मैटर का बात है तो यह इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिडिक्शन है, कोर्ट इसको जरूर इंटरटेन करती है. यही लॉ की फिलॉसफी है, यही लॉ की मंशा है कि जो विजिलेंट और जो ऑनेस्ट लिटिगेंट है उसकी रक्षा करना, और जो अपने राइट्स के प्रति सो रहा है उसकी लॉ कभी मदद नहीं करती. तो यही इसका फिलॉसफी है. इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं. धन्यवाद.